इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। कुछ लोग जो सवार हैं कागज़ की नाव पर, इल्ज़ाम तराशते हैं हवा के दबाव पर। हाँ जी, आज हम हवा के दबाव से मिलता जुलता एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम बुखारात का दबाव कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर नहीं करते, और इसको कैसे मैयर किया जाता है, इसके बारे में आज हम सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम वेपर प्रेशर को देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लीव द ओपन सरफेस दे आर मिक्सड अप विद एयर अबव द लिक्विड। इफ़ द वेसल इज़ ओपन दीज मॉलिक्यूल्स गो ऑन लीविंग द सरफेस। ये बता रहा है यहाँ पे एवापोरेशन के बारे में, कि एवापोरेशन एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस को लीव कर जाते हैं। किसकी सरफेस को? लिक्विड की सरफेस को। लेकिन अगर वही सरफेस जो है वो बंद कर दी जाए, जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड लिया गया है, वो कंटेनर को बंद कर दिया जाए, तो वहाँ पे अब हम फिनोमेना वेपर प्रेशर का डिस्कस कर सकते हैं। एवापोरेशन ओपन कंटेनर का फिनोमेना होता है और वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर का फिनोमेना होता है। ठीक है जी। इफ़ वी क्लोज द सिस्टम द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस। जब हम किसी कंटेनर को बंद कर देते हैं जिसमें लिक्विड मौजूद हो, तो उसमें क्या होता है कि जो वेपर्स बनेंगे, वो वेपर जो हैं वो लिक्विड की सरफेस को तो छोड़ जाएंगे, लेकिन कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दीज मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब ये मॉलिक्यूल जो हैं वेपर्स की फॉर्म में कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो फिर कंडेंस हो जाते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, बल्कि दोबारा लिक्विड की सतह पे आके फॉल भी कर जाएंगे, वहाँ भी कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है जी, दोबारा लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को वैसे कंडेंसेशन कहा जाता है। अच्छा, जब वो इवापोरेट हो रहे हैं तो इवापोरेशन, जब वो दोबारा कंडेंस हो रहे हैं तो इसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि पहले स्टार्ट में वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनते रहते हैं। फिर क्या होता है कि एक स्टेज आती है कि जितने वेपर्स बनते हैं दोबारा उतने ही वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। और इस स्टेज को, इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो लिक्विड के वेपर्स हैं, अपनी ही लिक्विड की सतह पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक और शर्त भी है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए इस प्रोसेस के दौरान। तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसकी? द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट विद इट्स लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली बात हम इसमें करना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। फिर हम डिस्कस कर लें किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसमें पहली बात है अमाउंट ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की अमाउंट है, इसका वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का भी वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप छोटा सा कंटेनर ले लें जिसका एरिया कम हो, या बड़ा कंटेनर ले लें जिसका एरिया ज़्यादा हो, तो दोनों में वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। दूसरा, सरफेस एरिया। वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होने से सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से भी वेपर प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट्स का, वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का वेपर प्रेशर पे कोई असर नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको डायग्रामेटिकली शो कर लेते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर के डायग्राम में दिखाया कि फिग नंबर 1 में देखें कि लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं,
फिगर नंबर 2 में जो है कुछ वेपर जो है दोबारा लिक्विड स्टेट में कंडेंस हो रहे हैं। और तीसरी फिग में देखें कि जितने ही लिक्विड के मालिक्यूल्स वेपर्स बन रहे हैं उतने ही दोबारा वेपर्स लिक्विड में भी चेंज हो रहे हैं। ये रेट ऑफ वेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है और कंटेनर क्लोज भी है। तो इस स्टेट के ऊपर ये जो वेपर्स हैं अपनी ही लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं गिवन टेम्परेचर पे, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें नीचे हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि ओपन कंटेनर हो तो वहाँ पे आप इवापोरेशन की बात कर सकते हैं, वेपर प्रेशर की बात नहीं कर सकते। वेपर प्रेशर की बात तब करेंगे जब ये कंटेनर को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस वेपर्स को इस कंटेनर से बाहर निकलने ही ना दें। जब निकलने नहीं देंगे तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट तभी हासिल हो सकती है, इसके बगैर तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ ऑपरेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, इसको हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एट द एलिवेटेड टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनहांस्ड एंड कैपेसिटी टू लीव द सरफेस इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने से, तो मॉलिक्यूल्स की कैपेबिलिटी टू लीव द सरफेस वो भी इंक्रीज हो जाएगी साथ में। ठीक है जी, इसी वजह से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ये पहला फैक्टर्स हो गया। अब इसके हवाले से हमने आपको टेबल दिखाया है कि ग्रेजुअली जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ साथ जो है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। 0 सेल्सियस पे वाटर, ये वाटर का टेबल दिया हुआ है हमने, तो 0 सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 4.597। तो पहली वैल्यू ये हमें बताती है कि टेम्परेचर चाहे 0 सेल्सियस है तब भी वेपर ज़रूर बनेंगे। वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर होता है ना उसका। ठीक है, इसलिए इवापोरेशन तमाम टेम्परेचर पे होता रहता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जस्टिफाई करें इस बात को कि इवापोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता रहता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब 100 सेल्सियस है तो उस वक्त वेपर प्रेशर वाटर का 760 टॉर है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ साथ में वेपर प्रेशर भी वाटर का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, इससे बात प्रूव हुई कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। जी, दूसरी बात इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो जितनी ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगी वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा लोअर होता है। ठीक है जी, अब इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं। हमारे टेबल के अंदर आइसोपेंटेन, इथाइल ईथर, क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल, मरकरी और ग्लाइसरोल के वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ 20 सेल्सियस पे दी हुई हैं। हमने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स को समझाया है, सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला। सबसे टॉप वाला आइसोपेंटेन, इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है, और ग्लाइसरोल बिल्कुल बॉटम पे है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, देख रहे हैं आप इसको। अच्छा जी, ग्लाइसरोल के अंदर OH 3 OH ग्रुप हैं, और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है। तो ग्लाइसरोल के हर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। लेकिन आइसोपेंटेन में देखें कि आइसोपेंटेन में कोई पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो होती हैं लेकिन कोई डाईपोल फोर्सेस नहीं होती। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सबसे स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है। तो ग्लाइसरोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वेपर प्रेशर बहुत कम है, 0.0016 है। और आइसोपेंटेन के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, बड़ी कमज़ोर वीक फोर्सेस होती हैं, जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। तो इसी वजह से 20 सेल्सियस पे आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर 580 टॉर तक चला जाता है। ठीक है, जितनी फोर्सेस कमज़ोर होती चली जाएंगी और उनका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती चली जाएंगी उनका वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको हमारे ये बात समझ आ गई होगी। तीसरा फैक्टर है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा उसकी वजह से भी वेपर प्रेशर पे इफेक्ट होता है, नहीं वेपर प्रेशर फिर ज़्यादा हो जाएगा। साइज़ बड़ा हो जाने से डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उसका इवेपोरेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर के हवाले से अगर बात करें तो एक से ज़्यादा मेथड हैं वेपर प्रेशर को मेजर करने के। पहले पुराना मेथड बैरोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल होता था, लेकिन बैरोमेट्रिक मेथड में एक्यूरेसी नहीं थी। अब जो नया मेथड इस्तेमाल हो रहा है उसमें मैनोमेट्रिक मेथड है। एक तो और मेथड भी हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हैं। मैनोमेट्रिक मेथड हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यहाँ पे। मैनोमेट्रिक मेथड कंपैरेटिवली एक्यूरेट मेथड है।
ठीक है जी। अब ये मैनोमीटर मेथड जो है ये कैसे परफॉर्म होता है, इसको आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं अगर आप डायग्राम देख लें तो। अब डायग्राम के अंदर आपके सामने जो ऑपरेटर्स दिखाए ये सारे का सारा ग्लास का बना हुआ होता है। अब इसमें जो है वो दो मेजर पोर्शन है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, दूसरा ये यू शेप ट्यूब है जिसको आप मैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये यू शेप ट्यूब को मैनोमीटर, इसी को मैनोमीटर कहा जाता है, इसी बुनियाद पर इसका नाम मैनोमेट्रिक मेथड है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस फ्लास्क को, राउंड बॉटम फ्लास्क को इस थर्मोस्टेट के अंदर रखा जाता है। थर्मोस्टेट हमें पता है कि हर उस कंटेनर को कहते हैं जो अपने अंदर हीट को और कूलनेस को महफूज कर सकता हो। जैसे हमारे घरों में थर्मास इस्तेमाल होते हैं, अगर हम चाय उसमें डालते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, ठंडा पानी डालते हैं काफ़ी देर तक ठंडा रहता है, हीट ना उससे निकल के बाहर आती है, सराउंडिंग में जाती है, ना सराउंडिंग से हीट उसके अंदर जाती है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ भी हमने थर्मोस्टेट लिया है, थर्मोस्टेट के अंदर हम लिक्विड लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क रखेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर वो लिक्विड लेंगे जिसका वेपर प्रेशर हमने मेजर करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें दो टैब लगे होते हैं, एक टैब यहाँ पे है और दूसरा टैब यहाँ पे लगा होता है। अच्छा, स्टार्ट में ही करते हैं कि हम सबसे पहले इस टैब को बंद कर देते हैं और इस टैब को खोल देते हैं, वैक्यूम पंप से कनेक्ट करके सारी हवा इससे निकाल लेते हैं, पूरे सिस्टम को एवैक्यूएट किया जाता है। लिक्विड्स मालिक्यूल्स के अंदर भी तो स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर भी तो एयर के मालिक्यूल्स रह सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड को फ्रीज़ करवाते हैं। थर्मोस्टेट में हम फ्रीजिंग मिक्सचर लेते हैं, आइस प्लस साल्ट, आइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ये फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर लेकर हम सबसे पहले उस लिक्विड को फ्रीज़ करवाते हैं, फिर वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं, वैक्यूम पंप से फिर सारी हवा निकाल लेते हैं, फिर इसको मेल्ट करते हैं लिक्विड को, फिर वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं। ये बार बार प्रोसेस 2 या 3 दफ़ा दोहराया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस टैप को बंद कर देते हैं और इस टैप को खोल देते हैं। फिर एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे थर्मोस्टेट के अंदर वाटर सपोज करें हम ले लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। फिर क्या होता है कि उस टेम्परेचर की वजह से, गर्म होने की वजह से जो लिक्विड है वो भी हीट होना शुरू हो जाता है, वो भी हीट एब्जॉर्ब करता है थर्मोस्टेट के अंदर लिक्विड गर्म होने से। तो जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा जो लिक्विड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर है, इसके वेपर्स बनना शुरू होंगे। ये वेपर्स यहाँ से होते हुए मरकरी की सरफेस पे अपना दबाव डालेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अच्छा जी, जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इधर से मरकरी की सतह जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ जो लिम है उसमें मरकरी की सतह इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर एक स्टेट आती है जब अब मज़ीद मरकरी दूसरी तरफ से ऊपर नहीं जाती और एक लिम में मज़ीद अब नीचे नहीं जाती। अब इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो नोट कर लिया जाता है, जिसको हम डेल एच कहते हैं। ठीक है जी। अब ये डेल एच जो है, इससे ही हमें पता लग सकता है कि वेपर प्रेशर कितना है। कुछ बुक के अंदर जो ये है, डेल एच को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है, कि हमने ये देखा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मरकरी की सतह पे लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा वेपर, इधर दूसरे वेपर प्रेशर के दरमियान में ही जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है जी। तो इसी को ही वेपर प्रेशर कह लिया जाता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है जो मशकूक फार्मूला कह सकते हैं, इसको हम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं कहते। आजकल तो वैसे डिजिटल आ गए हैं, ये डिजिटल मैनोमीटर भी हैं जिस पर डायरेक्ट रीडिंग्स आती हैं डेल एच की, तो वेपर प्रेशर की, जिसको हम अब ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि हम ये पुराने मेथड से अब नोट करें। यहाँ पहले डेल एच स्केल से मेजर किया जाता है, फिर उसको यूनिट की कन्वर्जन की जाती है। अच्छा जी, अब जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो मेथड के हवाले से फार्मूला दिया हुआ है, ये प्रेशर इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल एच। अगर हम इस फार्मूला को सही भी मान लें तो इसमें देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 टॉर, और डेल एच जो है वो वैल्यू भी पॉजिटिव में देगा। अगर ये पॉजिटिव में देगा तो इसका मतलब है डेल एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, दोनों को सम अप करेंगे तो वेपर प्रेशर तो 760 से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। हमने अभी पीछे टेबल दिखाया, उसमें तो वेपर प्रेशर बहुत बहुत कम थे मरकरी के, ग्लाइसरोल के 0.000 में आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला में कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है, ये प्रेशर जो वेपर प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर है। बेसिकली टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ द लिम्स।
ठीक है जी। तो इसको टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करते हैं तो वो डेल एच की वैल्यू निकली। डेल एच ही बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट है। ठीक है जी। अब जैसे टेक्स्ट बुक में हम तो वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इससे भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेथड जो है वो यह है कि जो वेपर प्रेशर का मेथड है वो है प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, जी की वैल्यू हम फिजिक्स में जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, इस लिम से लेकर दूसरे लिम के दरमियान में जितना डिफरेंस होता है ऑलरेडी ये ग्रेजुएटेड्स होता है वैल्यूज़। जो ग्लास का अपरेटस ग्रेजुएटेड होता है, यहाँ से वैल्यू देखी जा सकती हैं, वरना यहाँ पे स्केल भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें कि जो दोनों लिम्स का डिफरेंस है उसी को वो प्रेशर डिफरेंस कह रहा है, यानी 300 टॉर है। तो 300 टॉर इसी को वेपर प्रेशर कहा जा सकता है, डेल एच की वैल्यू। लेकिन जो एग्जैक्ट मेथड है वो एग्जैक्ट मेथड यही है कि हमेशा जिस लिक्विड का भी वेपर प्रेशर मेजर करना है उसकी पहले डेंसिटी, और डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर जो प्रेशर की वैल्यू दैट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है जी। जिस तरह हमारी पुरानी बुक्स में दिया होता है फार्मूला, जिसे ऐसे पहले देखा, ये फार्मूला ठीक नहीं लगता किसी हवाले से भी। अगर आप इस बात को सोचें भी तो कैसे हो सकता है कि अगर हम डेल एच की वैल्यू पी ए में ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 760 से फिर ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि जो पी यहाँ फार्मूले में दिया हुआ है ये वेपर प्रेशर नहीं है, ये बेसिकली टोटल प्रेशर है। डेल एच बेसिकली यहाँ पे वेपर प्रेशर है। ठीक है जी। अब डेल एच को भी कुछ बुक्स वालों ने कुछ बुक में ऐसा है कि डेल एच को भी वेपर प्रेशर कहा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। लेकिन फिज़िक्स की नज़र से देखा जाए तो कहता है जी हम इसको नहीं मानते। फिज़िक्स वाले कहते हैं जी, वो कहते हैं कि जब तक डेंसिटी और जी की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो वेपर प्रेशर की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते। थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में और फिज़िक्स की कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन फार्मूला बेसिकली एग्जैक्ट यही है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ आ गई होगी और आप ये बात ख़ुद भी समझें और आगे अपने स्टूडेंट्स को भी समझाएं। ख़ासकर मेरी ये नसीहत टीचर्स के लिए है। और फार्मूला जो बुक में है वो उनको बताएं, लेकिन सही चीज़ भी बताएं उनको कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।